आज की इस ऑनलाइन कक्षा में बीए पार्ट थर्ड के आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। कल के व्याख्यान में हमने कविवर सुमित्रा नंदन पंत के प्रकृति चित्रण के विषय में पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि पंत जी प्रकृति के सुकुमार कवि हैं, कोमल कल्पनाओं के कवि हैं। अपने आरंभिक जीवन में ही कवि पंत को प्रकृति से प्रेरणा प्राप्त की थी और प्रकृति ने ही कवि को असंख्य कल्पनाएं एवं असंख्य सौंदर्यानुभूति प्रदान की है। प्रकृति सदैव से ही कवि और पंत के लिए प्रेरणा का स्रोत रही है। कवि ने स्वयं लिखा है कि कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति से ही मिली है, जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि कुर्मांचल प्रदेश को है। कवि जीवन से पहले भी मुझे याद है कि मैं घंटों एकांत में बैठा प्राकृतिक दृश्यों को एकटक देखा करता था और कोई अज्ञात आकर्षण मेरे भीतर एक अव्यक्त सौंदर्य का जाल बुनकर मेरी चेतना को तन्मय कर देता था। जब कभी मैं आँख मूंद कर लेटता तो वह दृश्य पट मेरी आँखों के सामने घूमा करता था। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कवि और पंत ने प्रकृति के कोमल एवं सुकुमार रूप के दर्शन अधिक किए हैं, परंतु उसके साथ ही उन्होंने प्रकृति के कठोर एवं विराट स्वरूप का भी वर्णन किया है ना। तो पंत का जो प्रकृति चित्रण है उसको स्पष्ट करने के लिए उसकी विशेषताओं में मैंने तुम्हें कल बताया था बच्चों, आलम्बन रूप में किस प्रकार से प्रकृति को चित्रण करा है ना। आलम्बन रूप में जिसमें प्रकृति स्वयं साध्य बन जाती है ना। आज हम पढ़ेंगे उद्दीपन रूप में प्रकृति का चित्रण। उद्दीपन रूप में प्रकृति का चित्रण यह जीवन का सार्वभौम सत्य है कि प्राणी को अपनी प्रसन्नता में जगत के आंसू भी हंसते हुए प्रतीत होते हैं और अपने दुख में धरती की हर चीज आंसू बहाती दृष्टिगोचर होती है ना। ये आप जानते हैं कि जब हम खुश होते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि चारों तरफ का वातावरण खुशी से झूम रहा है ना। चारों तरफ हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ खुश खुश है, और जहाँ हम जरा सा भी उदास होते हैं, आंसू बहाते हैं, तो फिर हमारा किसी भी काम में चित्त नहीं लगता है और हमको ऐसा लगता है कि चारों तरफ एक बोझिलता का वातावरण हो गया है ना। ये एक सत्य है। तो यही बताया है इसमें कि भारतीय साहित्य में प्रकृति का जितना सुंदर वर्णन उद्दीपन रूप में हुआ है उतना अन्य सब विधाओं में मिलाकर नहीं हुआ। उद्दीपन रूप में प्रकृति चित्रण क्या है? जहाँ प्रकृति मानवीय भावनाओं को उद्दीप्त करती हुई अंकित की जाती है। समझ रहे हो ना, मानवीय भावनाओं को उद्दीप्त करती हुई अंकित की जाती है, वहाँ पर वह प्रकृति का चित्रण उद्दीपन रूप में कहलाता है। पंत जी के काव्य में उद्दीपन रूप में प्रकृति का बहुत सुंदर वर्णन हुआ है। देखिए, उदाहरण के माध्यम से इस बात को समझिए। मैं उदाहरण देती हूँ आपको, उससे आपको और स्पष्ट होगा। तड़ित सा सुमुखी तुम्हारा ध्यान, प्रभा के पलक द्वार उर्चीर, गूढ़ गर्जन कर जब गंभीर, मुझे करता है अधिक अधीर। एक क्षण वह भी आता है जब पंत जी का विरही कवि कह उठता है ना, मेरा पावस ऋतुसा जीवन, मेरा पावस ऋतुसा जीवन, मानस सा उमड़ा अपार मन, गहरे धुंधले धुले सांवले, गहरे
धुंधले धुले सांवले, मेघों से मेरे भरे नैन, मेघों से मेरे भरे नैन। कवि विरह की अग्नि के कारण सुंदरी संध्या को ज्वाला ग्रह सा अनुभव करते हैं। देखिए, धधकती है जल्दों से ज्वाल, बन गया नीलम व्योम प्रवाल, आज सोने का संध्या काल। सांझ का वर्णन है, सुनहरी सांझ का वर्णन है। तो आज सोने का संध्या काल, जल रहा जितुग्रह सा विकराल, है ना। इसी प्रकार एक और उदाहरण देखो, प्रकृति का उद्दीपन रूप में वर्णन बहुत ही प्रभावपूर्ण और सार्थक है इन पंक्तियों में, और कवि की जो कल्पना है ना, अत्यंत सूक्ष्म और भावपूर्ण है। जान कर ऋतुराज का नव आगमन, जान कर ऋतुराज का नव आगमन, अखिल कोमल कामनाएं अवनी की, खिल उठी थी मृदुल सुमनों में कई, सफल होने को अवनी के ईश से। इस प्रकार से प्रकृति के उद्दीपन चित्रण में हृदय प्राकृतिक वस्तुओं पर इतना सघन रंग चढ़ा देता है कि उसके अपने रंग का नाम निशान भी नहीं रहता, है ना। तो ये था प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण, जहाँ प्रकृति मानवीय भावनाओं को उद्दीप्त करती हुई अंकित की जाती है ना। नेक्स्ट है अगला, हम प्रकृति चित्रण देखेंगे, अलंकारिक रूप में प्रकृति चित्रण। अलंकारिक रूप में प्रकृति चित्रण। कविवर पंथ ने प्रकृति के सौंदर्य को बालक, युवक, वृद्ध, इनमें से कोई भी उनके लिए किसी न किसी वस्तु में कहीं ना कहीं सौंदर्य निहित होता है। फिर भी कवि तो मानवों में मानव है, युवकों में युवक है, उसका हृदय करोड़ों हृदयों से अलग अपनी सत्ता का उद्घोष करता है। कवि मन आप जानते हैं कितना कोमल होता है। जिस भी चीज़ में उसकी रुचि होती है, मान लीजिए वो बैठा हुआ है पेड़ पर, पत्ती हिल रही है, कोयल बोल रही है, तो वहीं पर कवि मन जो है वो भावुक होता है और उसी पर वह कविता लिख देता है ना। तो अपने काव्य में सौंदर्य व रमणीयता लाने के लिए कवि अलंकारों का प्रयोग करता है, और कविवर पंथ ने विविध अलंकारों के लिए प्रकृति के उपकरणों का उपयोग किया है। यहाँ तक कि पंथ की तुलना जो इंग्लिश के कवि हैं वर्ड्सवर्थ से की गई है, कि पंथ का स्थान इतना बताते हैं कि जैसे अंग्रेजी में वर्ड्सवर्थ का स्थान था साहित्य में, उतना ही अपने हिंदी साहित्य में कविवर पंथ का स्थान है। उन्होंने अलंकारों का प्रयोग काव्य की सुंदरता के लिए किया है। जैसे देखिए उदाहरण, रूपक का एक सुंदर उदाहरण देखिए, जिसमें कवि ने अपने मन की कल्पना आकाश में उड़ने वाले किसी पक्षी से की है ना। तुम्हारी आँखों का आकाश, तुम्हारी आँखों का आकाश, सरल आँखों का नीला आकाश, खो गया मेरा खग अनजान। एक अन्य उदाहरण देखिए, जिसमें रूपक, उपमा तथा उत्प्रेक्षा अलंकार साथ साथ आए हैं। लाज की मादक सुरा की लालिमा, फैल गालों में नवीन गुलाब से, झलकती थी बाढ़ सी सौंदर्य सी, अध खुले स्मित गढ़ों से सीप से। इसके अतिरिक्त भी कवि ने अपने अन्य स्थानों पर अलंकारों का बहुत सा प्रयोग किया है, और प्रकृति में की सुंदरता को व्यक्त करने के लिए उन्होंने स्थान स्थान पर अलंकारों का प्रयोग किया है। तो आज की इस ऑनलाइन कक्षा में हमने पढ़ा है प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण,
प्रकृति का अलंकारिक रूप में चित्रण, है ना। तो हम पढ़ चुके हैं आलंबन रूप में प्रकृति किस प्रकार से चित्रित की है पंत ने, उद्दीपन रूप में किस प्रकार से चित्रित की है और अलंकारिक रूप में चित्रित की है। देखिए उदाहरण मैंने आपको इसीलिए एक से अधिक दिए हैं, 2-2 3-3 उदाहरण दिए हैं कि जहाँ पर आपको जो उदाहरण सरल लगे, जिन उदाहरण को याद करने में बच्चों आपको सुविधा हो, उन उदाहरणों का आप प्रयोग कर सकते हैं। और यदि सब लिख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। समय अनुसार आपको अपने प्रश्न को बनाना है और उसका उत्तर देना है। तो जितने उदाहरण आप अच्छी तरीके से पढ़ोगे, याद करोगे, और ये आपको कवि को समझने में बहुत, जब तक आपको कविता नहीं, उसकी पंक्तियाँ नहीं याद करना सीखोगे, तब तक आप कवि को अच्छी प्रकार से समझ नहीं सकते। तो कवि को समझने के लिए हमें उसकी कविता में डूबना पड़ेगा, उसकी कविता को अच्छी प्रकार से समझना पड़ेगा। इसीलिए मैंने पहले आपको आलोचनात्मक प्रश्न लिखने का तरीका बता रही हूँ, किस प्रकार से हम प्रश्न तैयार करेंगे, किस प्रकार से हम कवि को समझेंगे, कवि के विषय में जानेंगे। उसके बाद फिर हम कवि की जो व्याख्या के पोर्शन है उनको मैं आपको अपनी आगे वाली कक्षाओं में बताऊंगी, है ना। ठीक है, तो धन्यवाद बच्चों। आज की कक्षा में यहीं समाप्त करते हैं, आगे इसी लेक्चर को कंटिन्यू करा जाएगा।